हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन नाम सुन के आप समझ सकते हो, मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स होती हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है, कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मतलब सेम, मतलब ऐसा मिक्सचर जो जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट है ना वो इक्वली प्रेजेंट हो, जो उसका कॉम्पोजिशन होगा सॉल्यूशन का वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो शुगर सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आप वाटर लेते हो और वाटर में आप शुगर को डिसॉल्व करोगे। तो जब आप शुगर को डिसॉल्व करोगे तो वो जो पूरा लेयर होगा ना वो एक ही लेयर दिखेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सॉल्ट अलग दिख रहा, सॉरी, शुगर अलग दिख रहा है एंड वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही लेयर होगा वो। ओके, वो पूरा लेयर एक जैसा दिखेगा, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट, होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। एग्जांपल हमने देख लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लो या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। ओके, या फिर यहाँ पर और भी एग्जांपल है, देखिए हमने अभी अभी बताया सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, देन कॉफी हो गया, जूस हो गया, चाय हो गया। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है, जो भी जितनी भी चीजें होती है, जो कंपोनेंट होता है ना वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपोनेंट ज़्यादा प्रेज़ेंट है, कोई कम प्रेज़ेंट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? सभी चीज़ें इक्वली प्रेज़ेंट होती हैं। देन नेक्स्ट, तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्ज़ाम्पल है। अगर हम गैसेज़ सॉल्यूशन की बात करें तो एग्ज़ाम्पल हो गया एयर। तो जो एयर होता है, एयर में बहुत सारे गैसेज़ मिक्स होते हैं। ठीक है? एयर में बहुत सारे गैसेज़ होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो इक्वली प्रेजेंट होते हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी गैसेस क्या होती है, इक्वली प्रेजेंट होती है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर। देन नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, जैसे ब्रास हो गया। तो ब्रास ये क्या, एक एलॉय है। ठीक है, ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो जो कॉपर जिंक है जिससे ब्रास बना होता है, ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है कॉपर जिंक, ये क्या होते हैं, ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सॉलिड सॉल्यूशन का अदर एग्जांपल है ब्रॉन्ज, जो बना होता है कॉपर प्लस टिन से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के। जैसे यहाँ पर हमने लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखे, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखे, सॉलिड सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल देखे। देन नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो चीज होती है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, एंड सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो। बीकर में आपने लिया है 100 ml वाटर, और 100 ml वाटर में आपने 2 चम्मच डाल दिया शुगर का। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बीकर लिया है, बीकर में यहाँ पर वाटर है 100 ml, 100 ml, और इसमें हमने डाल दिया 2 स्पून सॉल्ट, या शुगर ले लो, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट। एंड जो वाटर है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। ऑल राइट, देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है।
जो सॉल्यूशन होते हैं उनका स्टेट कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सॉल्यूशन का स्टेट क्या है वो कौन बताता है? सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है, ये वाला ही एग्जांपल ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर ये सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका स्टेट क्या है? तो इसका स्टेट कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन ये कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ऑल राइट। या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बोले तो जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है, बीकर में यहाँ पर हमने यहाँ पर शुगर ले लिया है, ठीक है, पूरा बीकर भर के हमने यहाँ पर शुगर ले लिया है, और इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच वाटर, ठीक है, 2 या फिर 5 स्पून ले लो, 5 स्पून वाटर, 5 स्पून वाटर। तो यहाँ पर ये जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यहाँ पर है शुगर, क्योंकि शुगर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो शुगर है, शुगर ये क्या है? ये सॉल्वेंट हो गया। एंड यहाँ पर 5 चम्मच हमने वाटर लिया है, तो ये जो वाटर है ये हो गया सॉल्यूट। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसका स्टेट क्या है वो कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर शुगर है, शुगर का स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कौन से स्टेट में है? ये है सॉलिड स्टेट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो सी है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब होता है दो, टू। तो वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होता है ना, एक शुगर होता है और दूसरा वाटर होता है। सॉल्ट में एक सॉल्ट होता है और दूसरा वाटर होता है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट हो, सॉल्यूट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो सॉल्यूशन होते हैं ना उनका जो स्टेट होता है कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर जो गैसेस सॉल्यूशन, इसका सॉल्वेंट देखिए गैस है, तो ये इसका स्टेट क्या होगा? गैसेस स्टेट। देन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, तो स्टेट क्या होगा? लिक्विड स्टेट। और यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है सॉलिड, तो क्या होगा? स्टेट सॉलिड। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे गैसेस सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन में 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन से? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो कैम्फर यहाँ पर सॉलिड है, गैस क्या है? नाइट्रोजन। मतलब कैम्फर को जब हम नाइट्रोजन के साथ मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो होता है गैसेस सोल्यूशन। देन नेक्स्ट, जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। देन मतलब क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रोजन के साथ मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो गैसेस सोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट, गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट, लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में भी यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। मतलब शुगर को जब हम डिजोल्व कर देते हैं वाटर के साथ तो जो सोल्यूशन बनता है वो होता है लिक्विड सोल्यूशन। देन नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है इथेनॉल इन वाटर। देन नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वाटर। देन जो तीसरे टाइप का सोल्यूशन है वो है सॉलिड सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल है कॉपर इन गोल्ड। देन नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड, अमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम।
देन नेक्स्ट गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये है कुछ कॉमन एग्जांपल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो वो किस मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के दो टाइप है। एक होता है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब क्या, सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है या कम कॉन्सन्ट्रेटेड है, ज़्यादा डाइल्यूट है या कम डाइल्यूट है, हम इतना बता सकते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर के साथ हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिवली, तो क्वालिटेटिवली में हम स्पेसिफिक नंबर के साथ बताते हैं जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सन्ट्रेशन कितना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं एज अ क्वालिटेटिवली। ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को हम क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो वो कौन से तरीके यहाँ पर आप देख सकते हैं। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलारिटी। तो इन सभी तरीके से हम सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 4 तरीके हैं ना, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट पर मिलियन, ये मास रिलेटेड है, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मास रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो वॉल्यूम रिलेटेड होता है जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, तो इन सभी तरीकों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। तो फर्स्ट इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/W से। तो फॉर्मूला देखिए, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब यहाँ पर अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल हमने लिया है 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है W/W, मतलब मास है। ठीक है, इसीलिए 10% है, इसका मतलब क्या होगा 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे ताकि जो सोल्यूशन बने ना वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो जाए। ऑलरेडी 10 ग्राम दिया गया है। अगर यहाँ पर 20 ग्राम दिया होता तो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन, यहाँ पर कितना वाटर आ जाता, 100 माइनस 20 कितना आ जाता, 80। ओके, तो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो होता है इस स्टेटमेंट का मतलब आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, डिनोट करते हैं V/V से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है तो ये 10% का मतलब क्या होगा, 10 ml। ओके, वॉल्यूम है इसीलिए ml। तो 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, 10 ml वाटर को हम कितने वाटर में डिजोल्व करेंगे, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में, 90 ml ऑफ वाटर में, तो ही 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनेगा। सॉरी, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम हो इसीलिए 100 ml। देन नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/V से। तो इट इज द मास ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ml of solution। तो एग्जाम्पल 1%, यहाँ पर देखिए मास बाय वॉल्यूम। 1% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम शुगर। 1 ग्राम शुगर डिजोल्व इन वाटर टू गिव 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देन नेक्स्ट फोर्थ इज पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम कब यूज करते हैं, जब जो कंपोनेंट होता है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। So ppm is equal to number of parts of the component divided by total number of parts of all component of solution into 10 to the power 6। Then next is mole fraction। तो mole fraction को हम डिनोट करते हैं x से। तो mole fraction of a component is equal to number of moles of component divided by total number of moles of all the component।
तो जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया है सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ठीक है, एंड टोटल क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ए है तो एक्स ऑफ ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, मतलब टोटल आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी का टोटल। तो यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एन ऑफ ए, देन डिवाइड बाय टोटल आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन इसी तरीके से अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। एंड ऑल्सो ये जो सम होता है ना मोल फ्रैक्शन का, दैट इज यहाँ पर एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी, वो होता है इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब इस तरीके से दिया होगा इसका मतलब क्या होता है, 20% ऑफ इथिलीन बाय मास का मतलब क्या है, मतलब कि अभी यहाँ पर मास के फॉर्म में दिया गया है, मतलब कि 20 ग्राम। ठीक है, मास है तो हम ग्राम लेंगे, तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है। तो बाकी के जो 100 ग्राम का सोल्यूशन होता है तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, बाकी के जो 80 ग्राम होगा वो क्या होगा, वो वाटर होगा। तो यहाँ पर देखिए लेट वी हैव 100 ग्राम सोल्यूशन जिसमें से 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है एंड 80 ग्राम क्या है, वाटर है। तो ये हो गया 100 ग्राम का सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे। तो मोलर मास, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल देंगे इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का। तो फॉर्मूला से निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2। तो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू कितने कार्बन है, 2, तो 12 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन हाइड्रोजन का एटम 6 है, तो 1 इंटू 6। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर 2 है तो 16 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 62। ऐसे ही वाटर, वाटर का निकालेंगे, 18 है यहाँ पर मिला। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, तो जब मोलर मास पता चल गया है तो नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास आपने निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू, इथिलीन ग्लाइकोल का मास यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 अपॉन मोलर मास कितना मिला, 62, तो यहाँ पर मोल्स मिल गया। ऐसे ही वाटर का निकाल लेंगे। देन अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया इथिलीन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मिल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसी तरीके से वाटर का आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन, वाटर का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर मिल गया है 0.932। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मोलारिटी के बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट।
तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 ग्राम, ठीक है, ये क्या है 5 ग्राम ऑफ NaOH, ये क्या है, ये सॉल्यूट है। NaOH क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। तो यहाँ पर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये जो NaOH है उसका मोल निकालना पड़ेगा पहले, तो ही हम मोलरिटी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो NaOH का मास दिया गया है 5, 5 अपॉन मोलर मास, मतलब NaOH का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया कैसे आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.125 मोल। देन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे दिया गया 450 ml। तो लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ml में दिया गया है तो लीटर में आ जाएगा 0.45 लीटर। अब यहाँ पर दोनों चीजें पता चल गई है, अब फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.125 डिवाइड बाय 0.45, तो यहाँ पर हमें मिल गया 0.278। नेक्स्ट इज मोलालिटी, तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर देखिए जो चीजें कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट होती है, तो यहाँ पर सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, ये है सॉल्यूट क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, देख सकते हैं 2.5 ग्राम में। तो सॉल्यूट पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मास अपन मोलर मास, तो मास दिया गया है 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो यहाँ पर मोल मिल गया। देन मास दिया गया है बेंजीन का यहाँ पर 75 ग्राम, लेकिन जो मास होता है सॉल्वेंट का वो केजी में होना चाहिए, ठीक है, तो हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 75 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 0.075। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल मिला है 0.0417 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है क्योंकि बेंजीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो बेंजीन का मास यहाँ पर आ गया है 0.075, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मोलालिटी। तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट होता है, जैसे सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया, ठीक है, आपने सॉल्वेंट वाटर ले लिया है, तो अब उस वाटर में सपोज आपने 1 गिलास वाटर लिया है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में आपको लेना है जो भी सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। आपने 1 गिलास वाटर लिया तो 1 गिलास वाटर में आप मैक्सिमम कितना सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो, वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पर वही लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में आप सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसका नेचर कैसा है। जैसे अगर दोनों का नेचर पोलर है, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, वो उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, अच्छी खासी होगी, अच्छी तरीके से वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वही अगर वो उनका नेचर अलग अलग है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड प्रेशर। अभी जो सॉलिड लिक्विड होता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो गैस होता है गैस पे प्रेशर का इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हेनरीज लॉ भी पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा।
तो यहाँ पर हम पहला डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर हम सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। जब आप लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करोगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। ऑलराइट, फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए और साथ ही साथ टेम्परेचर प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। So when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो काफ़ी सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं और वो जो सॉल्यूट होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है सॉल्यूशन में और इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बीकर लिया है, बीकर में आपने वाटर लिया, ठीक है? तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में आप क्या करोगे, मैक्सिमम कितना आप सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो जब आप उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है यहाँ पर कि काफ़ी सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? काफ़ी सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं और जब सॉल्ट डिसॉल्व हो रहे हैं उसमें, तो क्या हो रहा है, जो वाटर वो पहले से ज़्यादा कैसा है, नमकीन है, ठीक है? पहले से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है। तो जो सॉल्ट हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में उस सॉल्ट का कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ऑलराइट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया है? डिसॉल्व से आया है, ठीक है? जब आप सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हो, तो उसी को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन के साथ एक और चीज़ हो रही होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज़ेशन। जैसे आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो काफ़ी सॉल्यूट डिसॉल्व हो गए, ठीक है? काफ़ी सॉल्ट डिसॉल्व हो गए उसमें। लेकिन काफ़ी सॉल्ट ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। काफ़ी सॉल्ट के पार्टिकल अपने ही जैसे सॉल्ट के पार्टिकल के साथ कोलाइड होकर, ठीक है, मिलकर क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बीकर में जब आप डिसॉल्व करते हो ना, वाटर में सॉल्ट को जब आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो काफ़ी सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएँगे और कुछ सॉल्ट होते हैं जो नीचे क्या होते हैं, नीचे इस तरीके से पड़े होते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं। तो वही जो सॉल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन में से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज़ेशन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट वही है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, जो अपने ही जैसे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं और सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज़ेशन। तो इसे आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं वो हम देखेंगे, नेचर देखेंगे सॉलिड सॉल्वेंट का, देन टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम दो ही चीज़ देखने वाले हैं, नेचर कैसा होता है सॉलिड एंड सॉल्वेंट का, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट, solubility of solid in liquid. The solubility of a substance depends upon first nature of solute and solvent. ठीक है, जो solubility होती है solid in liquid में, वो किस पे डिपेंड करती है, तो पहला है solute and solvent का नेचर कैसा, उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है like dissolves like, मतलब कि जो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। जैसे पोलर डिसॉल्व इन पोलर, पोलर मतलब क्या, पोलर मतलब कि जिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? तो वो डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, जैसे NaCl प्लस H2O, ठीक है? यहाँ पर चार्ज होते हैं, ये पोलर है, ये दोनों कैसे पोलर से, इसीलिए इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। देखिए इस पे ये चार्ज होते हैं इस तरीके से, इसमें भी देखोगे तो H प्लस एंड OH माइनस, ये चार्ज होता है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब पोलर पोलर आसानी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल एंड वाटर, तो ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल, ऑयल प्लस इथेनॉल, ब्यूटेन प्लस पेंटेन। अगर हम बात करें पोलर को डिसॉल्व करो नॉन पोलर में, तो डिसॉल्व नहीं होगा, ओके? क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लो, वाटर ऑयल, ये डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है? पोलर नॉन पोलर नहीं डिसॉल्व होते। तो ये था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर पोलर पोलर है तो डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर पोलर नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो सॉल्युबिलिटी और ये जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है ना, हर सब्सटेंस के लिए अलग हो सकता है।
जैसे यहाँ पर देखिए शुगर प्लस वाटर, तो वाटर में आपने शुगर ऐड किया है, ठीक है? तो आप उसको स्टर करते हो, टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में, ठीक है? जब आप उसको स्टर कर रहे हो तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है? धीरे-धीरे सॉल्युबल हो रहा है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, फटाक से वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो सॉलिडिटी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है वो अलग-अलग सब्सटेंस के लिए मतलब हर अलग सब्सटेंस के लिए अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर शुगर प्लस वाटर का हमने एग्ज़ाम्पल दिया। तो यहाँ पर सॉलिडिटी क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिडिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं दूसरा सब्सटेंस लेती हूँ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, तो चूना बेसिकली ये जो होता है ना वो ठंडे पानी में घुलता है, ठीक है? तो वहाँ पर चूने के लिए जब आप टेम्परेचर कम रखोगे, ठीक है? टेम्परेचर जब कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठंडे पानी में वो क्या होता है, वो डिज़ॉल्व होता है। तो टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो ना, गर्म पानी में डिज़ॉल्व नहीं होता है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ऑलराइट? अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक है, तो क्या होगा, एक्ज़ो मतलब क्या? एक्ज़ोथर्मिक मतलब हीट रिलीज़ हो रहा है। ठीक है? मतलब कि रिएक्शन में हीट ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, हीट पहले से ही प्रेज़ेंट है, हीट बाहर निकल रही है और उसको आप और हीट दे रहे हो, ठीक है? टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में देखा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हो, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ हीट बाहर निकल रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले से ही हीट है, ठीक है? उसको और हीट की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब इसको आप और हीट दोगे, ठीक है, टेम्परेचर आप उसका और बढ़ा दोगे, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए और टेम्परेचर आप इसका बढ़ा रहे हो, उसके पास ऑलरेडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है और एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्ज़ॉर्ब करना, ठीक है, उसको हीट चाहिए मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो क्या गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं? हाँ, लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें गैसेस फिल किया जाता है, ठीक है? गैसेस को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, उसे डिसॉल्व किया जाता है ताकि उसमें CO2 जो होता है, CO2 गैस होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ताकि CO2 गैस उसमें अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है? जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ही वहाँ पर CO2 अच्छी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। तो जब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर पढ़ेंगे, देन टेम्परेचर, उसके बाद हम प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है? प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे गैसेज़ इन लिक्विड में। तो यहाँ पर देखिए, हमने तो ये जान लिया कि गैसेज़ जो होते हैं लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर वही दिया गया है। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन कोएफ़िशिएंट। तो एब्ज़ॉर्प्शन कोएफ़िशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, व्हिच इज़ डिफाइंड एज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस रेड्यूस्ड टू एनटीपी डिसॉल्व बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैस। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? गैस एंड सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसा है। तो यहाँ पर भी वही है, गैस एंड सॉल्वेंट का नेचर अगर सेम है, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, सिमिलर है, एक जैसे हैं दोनों का नेचर, तो वो डिसॉल्व हो जाएँगे आसानी तरीके से। जैसे पोलर गैसेस, जैसे NH3HCl ये पोलर गैसेस, इसमें चार्जेस होते हैं। तो पोलर गैसेस जो होते हैं, वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर, ठीक है? वाटर पोलर सॉल्वेंट है। देन नॉन पोलर गैसेस की बात करें, तो नॉन पोलर गैसेस हो गए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नॉन पोलर गैसेस हैव लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है? तो जो नॉन पोलर गैसेस होते हैं, अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बट डिसॉल्व बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है? तो नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखिए,
यहाँ पर जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जब लिक्विड में गैसेस को डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो डिसोल्यूशन होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का जो डिसोल्यूशन होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। और जब एक्सोथर्मिक है तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रहा है, तो उसको हम और हीट नहीं दे सकते। जब एक्सोथर्मिक हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, ठीक है, पहला इफेक्ट हमने पढ़ा जिसमें सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड में जो हमने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट, वहाँ पर अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऑलराइट, तो गैसेस में अगर देखें टेम्परेचर का इफेक्ट, तो क्या होता है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे एग्जांपल हो गया कोल्ड ड्रिंक्स लूज फ्रीज क्विकली इफ केप्ट वार्म। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को किसी गर्म जगह पर रखते हो तो उसका जो फिजीनेस होता है वो पूरा निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप धूप में रख देते हो तो उसके अंदर जो गैस डिजॉल्व हुई होती है, CO2 गैस होता है, तो वो पूरा ही बाहर निकल जाता है, बॉटल के ऊपर पूरा पानी पानी हो जाता है। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, मतलब हमने गर्म जगह पर रख दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई है। इसीलिए जो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं, फ्रिज में स्टोर किया जाता है, ठंडे जगह पर। ठीक है, वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। प्रेशर अगर आप कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर हम हेनरीज लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिन्होंने अपने लॉ में बताया था द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो गैस आप डिजॉल्व करते हो सॉल्वेंट में, ठीक है, मतलब जो गैस आप लिक्विड में डिजॉल्व करते हो वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस से। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैसेस है वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मास ऑफ गैस m है, तो यहाँ पर हम मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गैस अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये जो मास है, मास ऑफ गैस, इसे हम मोल्स भी बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मोल होता है, क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो जो मोलर मास होता है तो ये हर एक चीज का कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मोल इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एम की जगह पर हम मोल्स भी बोल सकते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर सपोज हमने ले लिया एक्स, एम की जगह पर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये जो साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट और ये प्रेशर। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/k इंटू एक्स। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये जो K कांस्टेंट है इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट निकल कर आया है 1/k, इसको ही हमने बोल दिया हेनरीज कांस्टेंट। इसको ही हमने क्या बोल दिया, KH बोल दिया, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू KH एक्स। तो ये है हेनरीज लॉ का इक्वेशन। जो के एच होता है ये होता है, इसे हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा कैंस को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है ताकि उनके अंदर जो CO2 गैस फिल किया जाता है ना, वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर दिया जाता है ताकि जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, एक स्प्राइट लिया, तो उसमें उसको हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है, उसमें CO2 गैस को फिल किया जाता है और उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाता है। तो CO2 की वजह से जो हम स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके वजह से ही टेस्ट आता है, CO2 की वजह से। तो देखिए जब प्रेशर ज़्यादा हमने लगाया है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, अच्छी तरीके से CO2 गैस डिजॉल्व हो गए। लेकिन अगर आप प्रेशर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। आपने स्प्राइट का जो ढक्कन है वो खोल दिए तो सारे गैसेस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब आपने प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। देन नेक्स्ट,
सेकेंड इज इन डीप सी डाइविंग। तो डीप सी डाइविंग में भी इसका एप्लीकेशन है। सी जो सी होता है उसके अंदर स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का मास्क पहने रहते हैं, सारा उनका जो कॉस्ट्यूम ब्लैक ब्लैक रहता है, और यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में वो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर कैरी करते हैं जो गैस होता है, या फिर ऑक्सीजन हीलियम का मिक्सचर, या फिर तीनों गैसेस का मिक्सचर कैरी करते हैं। तो वो मोस्टली वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर कैरी करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज स्कूबा डाइवर जो हैं वो नीचे जाते हैं एक्वेटिक मैमल्स देखने के लिए, जो फिश होते हैं वो सब देखते हैं नीचे जाके, तो सिलेंडर में सपोज उनने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर कैरी किया है, गैस लिया है, ठीक है। जब वो नीचे जाते हैं ना, नीचे सी में जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होगा, जो गैसेस है वो गैसेस क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। ब्लड्स में हमारे बॉडी में जो गैसेस है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन गैस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस से होती है। कैसे, देखिए, जब आप ऊपर आते हो ना, नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गैसेस हमारे बॉडी में डिज़ोल्व हो गए। तो जब आप ऊपर आओगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा, तो जो गैसेस है वो इस तरीके से बबल के फॉर्म में निकलते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं, बबल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मोस्टली जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर ये गैस कैरी करते हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है वो कम कम सॉल्युबल होता है, और जो नाइट्रोजन गैस होता है ना ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसीलिए ज़्यादा ये लोग हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर कैरी करते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 एप्लीकेशन थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।